हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आपका जो एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का 5 फरवरी को और 7 फरवरी को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को, और उन्हीं सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम 5 फरवरी और 7 फरवरी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा, एक कवित्री स्वयं को यानी कि अपने आप को असहाय और विवश क्यों कहती है। तो देखिए, जितना क्वेश्चन का आंसर आप लोग इसमें बताएंगे सभी क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों को सिर्फ समझ करके लिखना है, समझ गए ना, और अपनी भाषा में बना करके अपने उत्तर को अपने एग्जाम में लिखना है, समझ गए। जैसे ये क्वेश्चन है, एक कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है, तो आपको एग्जाम में क्या लिखना है। अगर आप लोग चाहें तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं इस तरह से, लेकिन अगर इस तरह से आप लोग लिखना नहीं चाहें तो आप लोग सिंपल वे में लिखिएगा। अगर आपको याद नहीं रहे तो कि कवित्री स्वयं को असहाय और विवश इसलिए कहते हैं क्योंकि कवित्री के पुत्र के यानी कि उसके बेटे के आकस्मिक मृत्यु हो गई है। कवित्री चाहकर भी यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो चाहकर भी अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सके, उसे बचा नहीं सके, इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान जो है स्वयं को यानी कि अपने आप को असहाय और विवश कहती है, समझ गए। और अगर इस तरह से चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कवित्री स्वयं को असहाय और विवश इसलिए समझती है क्योंकि उसने अपने पुत्र को दुनिया की सारी कष्टों से बचाने का प्रयास किया, फिर भी उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इसलिए कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जो है अपने आप को असहाय और विवश कहती है। और भी पॉइंट लिखना चाहे तो और भी लिख सकते हैं कि उसने अपने पुत्र की रक्षा के लिए देवताओं से भी विनती की, प्रार्थना की, लेकिन फिर भी उसका पुत्र जो है वो जीवित बच नहीं सका, इसलिए भी वो अपने आप को स्वयं और असहाय और विवश कहती है। उसके बाद माँ के सामने उसका पुत्र छिन चुका है, उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए जो है सुभद्रा कुमारी चौहान अपने आप को असहाय और विवश कहती है, समझ गए। इस तरह से अगर आप लोग पॉइंट वाइज चाहे तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं जो कि और अच्छा रहेगा, लेकिन आप लोग इस सब को ये सब इतना याद नहीं रख पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सिर्फ इतना लिख दीजिएगा अपने आप मन से बना करके कि कवित्री स्वयं को असहाय और विवश इसलिए कहती है क्योंकि उसके बेटे के उसके पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो गई है, वह चाहकर भी अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सकी, इसीलिए वो स्वयं को असहाय और विवश कहती है, समझ गए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि कछु खावत तो कछु धरनी गिरावत छवि निखारत नंद रानी। देखिए, ये जो अभी आपको आंसर बताएंगे ये सब तो आंसर हो गया, लेकिन आपको क्वेश्चन जो है इसी सब को आंसर पता चल जाएगा कि कछु खावत तो कछु धरनी गिरावत। तो श्री कृष्ण भगवान जो है वो क्या करते हैं, नंद बाबा की गोद में बैठे हुए हैं, कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिरा देते हैं। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, कुछ खा लेते हैं और कुछ धरती पर गिरा देते हैं, कुछ नीचे गिरा देते हैं। तो सेम उसी तरह से श्री कृष्ण भगवान जो है ये कुछ खावत कछु धरनी गिरावत, यानी कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिरा देते हैं। और उनकी जो छवि है यानी कि छवि निखारत नंद रानियां, और उनकी जो छवि है वो किस तरह से कुछ खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, और वो किस तरह से नंद बाबा की गोदी में बैठे हुए, यही सब छवि कौन निखारे, तो नंद रानी यानी उनकी जो माँ, यही छवि उनकी निखार रही है। और जो लाइन लिया गया इसमें वात्सल रस का प्रयोग किया गया और इसमें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया, समझ गए। अब अगर चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये तो आप ऊपर में जरूर ऐसे लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक के सूरदास द्वारा रचित पद से लिया गया, इतना आप लोग लिख दीजिएगा। उसको लिख दीजिएगा इस तरह से, अगर चाहे तो ये भी लिख सकते हैं या खुद से आप लोग लिखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश प्रदोष गद्यांश ने पद्यांश या फिर काव्यांश कृष्ण सब कवि कृष्ण के खाने का ढंग बताएं, यानी कि जो प्रस्तुत काव्यांश है इसमें कवि जो है वो कृष्ण भगवान के खाने के ढंग को बताते हैं। कि कृष्ण भगवान जो है बालक कृष्ण जो है वो नंद की गोदी में बैठे हुए, नंद बाबा की गोदी में बैठे हुए और बैठकर भोजन करते समय कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं, और उन्हीं की जो छवि है इसको कौन निखारे, तो नंद रानी निखार रही है। और इसमें वात्सल रस का और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया। लेकिन आप लोग को इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ये सब समझने का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आप लोग को सिंपल वे में याद रखना है, क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन से आंसर याद रखना है। कछु खावत है कछु धरनी गिरावत, तो जो लाइन है इस लाइन के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं, जिस तरह से छोटे बच्चे कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिरा देते हैं, और उनकी यही छवि जो कौन निखारे, नंद रानी निखारे। हो गया आपका आंसर कंप्लीट। और देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कोई ज्यादा नहीं लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न 10 क्वेश्चन है, 5 आपको बनाना है, तो इसका उत्तर जो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 लाइन, कम से कम 5 लाइन में देना पड़ेगा, समझ गए। 5 लाइन, ज्यादा ज्यादा आपको 8 लाइन में उसका उत्तर देना है। और 5 नंबर वाला प्रश्न का जो उत्तर आता है वो आपको 1 पेज में कम से कम और ज्यादा ज्यादा 1.5 पेज 2 पेज में आप लोग दे सकते हैं, लेकिन 1 पेज से कम में नहीं दीजिएगा और 1.5 2 पेज से ज्यादा में आप लोग 5 नंबर वाला का वही उत्तर 2 पेज में से ज्यादा में दीजिएगा ही नहीं। और इसका भी आप लोग 8 से 10 लाइन ज्यादा बहुत हो जाता है, समझ गए। 5 लाइन में भी दे सकते हैं, लेकिन 8 से 10 लाइन से ज्यादा आपको बढ़ना ही नहीं आगे, क्योंकि 2 नंबर का आप लोग कितना लिखिएगा, समझ गए। टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको इससे भी लिखना है, इनके निबंध भी लिखना है, लेटर भी लिखना है, बहुत सारा कल क्वेश्चन रहेगा हिंदी में, इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को जल्द से जल्द बनाना है और टाइम को देखते हुए टाइम के मुताबिक आपको क्वेश्चन को बनाते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को आप लिख दीजिएगा 1 पेज में तो किससे क्या आ जाएगा, ज्यादा 2 आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा और सब क्वेश्चन आप लोगों का छूट जाए, इसलिए आपको टाइम के मुताबिक चलना है, टाइम को देखते हुए चलना कि कितना टाइम हुआ कितना हम लिख सकते हैं, उसी के मुताबिक आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि पहला ही क्वेश्चन में आप लोग लगा दीजिएगा पूरा टाइम और टाइम खत्म कर दीजिएगा और सब क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम बचे ही नहीं, इसलिए आपको टाइम के मुताबिक ही क्वेश्चन का आंसर भी लिखना है। ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, 5 से 6 लाइन 7 लाइन में आपको और लिख देना है 2 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर, और 5 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कम से कम 1 पेज, ज्यादा 2 पेज, समझ गए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों किया। देखिए कवि ने अपने एक आंख की जो तुलना है दर्पण से क्यों किया है, तो ये यहाँ पर जो है तो आपको बताएंगे, लेकिन ये सिंपल वे में आप लोग याद रखिए कि कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए किया। दर्पण मतलब क्या होता है, ऐनक होता है, शीशा होता है। तो एक दर्पण से यानी कि ऐनक से इसलिए क्या, एक दर्पण यानी कि ऐनक जो होता है वो हमें हमारा सही प्रतिबिंब दिखाता है। प्रतिबिंब मतलब हमारी सही परछाई दिखाता है। अगर हमारा नाक थोड़ा ऊंचा है, हमारा नाक थोड़ा छोटा है, हमारा कान थोड़ा खराब है, आंख खराब है, चेहरा पर कुछ दाग है, हमारा जैसा चेहरा रहेगा वैसा ही नहीं दिखाएगा ऐनक यानी कि प्रतिबिंब जो होता है दर्पण, वो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वही दिखाता है। तो सेम इसी तरह से कवि कहते हैं कि उनकी एक आंख की तुलना दर्पण से इसीलिए कहते हैं कि कवि जो का जो मन है वो भी जैसे दर्पण जो होता है उस किसी का प्रतिबिंब कुछ गलत नहीं दिखाता, वैसे कवि जो है किसी को गलत रूप से नहीं देखते। कोई नीच या कोई नीचा है, कोई ऊंचा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, सबको एक रूप से देखते हैं कवि। समझ गए। तो कवि ने एक आंख की तुलना अपने दर्पण से क्यों की है, तो इसलिए किया कि कवि का मन भी जो है तो दर्पण की तरह निर्मल है, वो सभी को एक समान देखते हैं। समझ गए। जिस तरह से ऐनक में हम अपने आप को देखते हैं तो हम जैसा रहते हैं वैसे ही दिखाई देता है ऐनक में, सेम उसी तरह से दर्पण की तुलना दर्पण से कवि ने अपनी तुलना इसलिए क्यों की है क्योंकि कवि सभी को एक समान देखते हैं। जैसा कोई बड़ा हो छोटा हो तो सबको ऐसा नहीं क्योंकि बड़ा हो तो उसको ज़्यादा कुछ मिल जाएगा और जो छोटा रहेगा उसको कुछ ज़्यादा इज्जत कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसा रहेगा वैसा ही सभी को कवि देखते हैं। समझ गए। तो दर्पण निर्मल होता है, वह व्यक्ति की सही तस्वीर दिखाता है। आंख की तरह कवि का मन भी जो है वो निर्मल है। उसने उच्च कोटि के आध्यात्मिक काव्य की रचना की जो उसके निर्मल उदार भावनाओं का प्रतीक है, उसके कारण उसने अपनी आंख की तुलना दर्पण से की है। तो इतना आपको लिखना नहीं और उसको आपको समझना भी नहीं। सिंपल से याद रखने कि कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है, तो कवि जो अपने एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए करते हैं क्योंकि इस कवि सभी को एक समान मानते हैं कि कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई गरीब, कोई अमीर उनके सामने है ही नहीं। कवि जो है वो सभी को एक समान मानते हैं और कवि का जो मन है वही दर्पण की तरह निर्मल है। जैसे दर्पण हमारा सही प्रतिबिंब दिखाता है, सेम उसी तरह से कवि का जो मन है, उस कवि का जो दिल है वो भी वैसा ही एक प्रतिबिंब की तरह कि जो सही होता है उसको सही की तरह देखते हैं। समझ गए। इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारा शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो शिक्षा का अर्थ होता है कि जीवन के सत्य से अपने आप को परिचित करना। देखिए शिक्षा यानी कि सभी लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, लेकिन शिक्षा का अर्थ होता क्या है, तो शिक्षा का अर्थ होता है कि जीवन के सत्य से अपने आप को परिचित करना। शिक्षा का कार्य को संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न कि केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग बनाए। देखिए शिक्षा का काम यह है कि हमारे जीवन का जो संपूर्ण प्रक्रिया उसको समझने में हमारी क्या करे, तो सहायता करें। ऐसा नहीं कि शिक्षा का काम बस इतना नहीं है कि हमें कोई ऊंचा नौकरी या कोई योग्य नौकरी या कोई बिजनेसमैन बनने के लिए हमें शिक्षा लेना जरूरी है, ऐसा नहीं है। शिक्षा करना शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखना करना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि ये हमारे संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करता है। सो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो शिक्षा का अर्थ होता है कि जीवन के सत्य से अपने आप को परिचित करना। और शिक्षा का कार्य है यह कि शिक्षा का काम यह है कि हमारे संपूर्ण जीवन को समझने में, हमारे संपूर्ण जीवन की इस प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे। ऐसा नहीं कि शिक्षा का काम यह है कि हमें कोई एक ऊंचा व्यवसाय करवा दे या ऊंची नौकरी दिलवा दे, ये नहीं है। शिक्षा का काम है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे। समझ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया था। चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया था, तो गांधी जी के विचार से आर्थिक समस्याओं को दूर करने का एकमात्र उपाय है शिक्षा। गांधी जी का विचार है कि आर्थिक समस्याओं को, जिस पर पैसे की तंगी रहती है, आर्थिक समस्याएं रहती है, उसको दूर करने का एकमात्र उपाय गांधी जी का करना था। उसका एकमात्र उपाय वो है शिक्षा, पढ़ाई। समझ गए ना। गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा के लिए वहाँ 3 गाँव, बहडरवा गाँव, मधुबन गाँव, भिथरवा के पास आश्रम विद्यालय की स्थापना की थी। गांधी जी जब 1917 में चंपारण गए थे, उसके बाद उसी समय क्या किए थे, तो चंपारण में उन्होंने क्या किया था कि 3 गांव लिए थे। 3 गांव कौन थे, तो मधुबन गांव, भिथरवा गांव और बहडरवा गांव। इस तीनों में क्या किया था गांधी जी ने, तो आश्रम विद्यालय की स्थापना की थी। और उन विद्यालयों की जो जिम्मेदारी है, उन विद्यालयों की जिम्मेदारी थी कि उन विद्यालयों की जिम्मेदारी होती है वो गुजरात और महाराष्ट्र से कुछ कार्यकर्ता थे उनको दे देते। विद्यालय का जो खर्च होगा, किस तरह से विद्यालय चलाना है, इस सब का जो काम था वो किसको दे देते, तो गुजरात और महाराष्ट्र से कुछ आए कार्यकर्ता थे, उनको ये जिम्मेदारी दे दिया था गांधी जी ने। विदेशों से शिक्षा प्राप्त शिक्षक वहाँ रखे गए ताकि संचालन अच्छे से हो। जो विदेश से यानी कि दूसरे देश से पढ़ करके आए थे जो टीचर, उस टीचर सबको वहाँ पर रखा गया था ताकि वहाँ पर का जो संचालन हो, शिक्षा प्राप्त जो दे सके, शिक्षा दे सके, क्योंकि वो दूसरे देश से पढ़ के आएंगे तो और ज़्यादा अच्छा शिक्षा ग्रहण करके आएंगे, तो अच्छे से सभी लोगों को शिक्षित कर सके उसका, ताकि अच्छे से संचालन कर सके। इसलिए लोग जो गांधी जी थे उन्होंने विदेशों से आए शिक्षकों को चुना था। ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कि चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या क्या किया था। तो चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी जो थे वो 3 आश्रम की व्यवस्था करते हैं और तीनों आश्रम की व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो जो गुजरात और महाराष्ट्र से आए कुछ कार्यकर्ता थे उनको दे देते हैं। ये तीनों आश्रम का देखभाल वो तीनों वही सब लोग करेंगे जो महाराष्ट्र और गुजरात से आए कुछ कार्यकर्ता थे। और विदेशों से जो शिक्षा प्राप्त करके टीचर आए थे उन्हीं को नियुक्ति कौन देते हैं, तो गांधी जी देते हैं। समझ गए। इसको अपने मन से, अपने उत्तर को अपने मन से, अपने भाषा में बना करके एग्जाम में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं। तो भगत सिंह के विद्यार्थियों से काफी सारी अपेक्षाएं। वे कहते हैं कि भगत सिंह कहते हैं कि ऐसे
देश को ऐसे देश सेवकों की आवश्यकता है जो देश पर अपना तन मन धन अर्पित कर सके और अपना सारा जीवन देश की आज़ादी के लिए, विकास के लिए न्यौछावर कर दे। और ये कार्य जो होते हैं सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं। विद्यार्थी और नौजवान ही क्रांति कर सकते हैं। तब विद्यार्थी पढ़े, साथ ही साथ पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करे और जब भी जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन देश की सेवा में लगा दे। यही अपेक्षाएं विद्यार्थियों की अमर भगत सिंह के। ये तो समझ गए। ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन इतना आपको लिखने का जो जरूरत नहीं, जो हम आपको समझाते हैं वो लिखिएगा। समझ गए। तो भगत सिंह के विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं? तो भगत सिंह चाहते हैं कि भारत को ऐसे देश सेवक मिले, देश को ऐसे देश सेवक मिले की आवश्यकता है जो कि अपना पूरा तन मन धन सब देश पर अर्पित करे, तन मन धन पूरा अर्पित कर दे। भगत सिंह चाहते हैं ऐसे नौजवान हो, ऐसे विद्यार्थी हो। और ये काम जो है केवल विद्यार्थी कर सकते हैं कि अपना तन मन धन सब अर्पित कर देना देश पर। ये काम कौन करते सकते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी कर सकते हैं, ऐसा भगत सिंह का मानना है। और वो कहते हैं कि विद्यार्थी और नौजवान ही क्रांति भी ला सकते हैं। अतः विद्यार्थी और नौजवान जो है पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि आज से देश की सेवा में लगे, पढ़ाई सब छोड़ दिए, नहीं। अतः विद्यार्थी पढ़े और साथ ही साथ पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करे, राजनीति का भी ज्ञान हासिल करो। और जब भी देश को जरूरत हो उन विद्यार्थियों की और राजनीति और उन नौजवानों की, तो वो क्या करे? अपना देश की आज़ादी के लिए या फिर देश की रक्षा के लिए मैदान में कूद पड़े और अपना सारा जीवन जो है देश की सेवा में लगा दे। तो यही सारी अपेक्षाएं जो है विद्यार्थियों से अमर भगत सिंह की है। समझ गए आप लोग? विद्यार्थियों से भगत सिंह की क्या क्या अपेक्षाएं? तो ये सारी अपेक्षाएं विद्यार्थियों से भगत सिंह की है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रातः काल का नभ कैसा था? प्रातः काल का जो नभ मतलब क्या होता है? तो आकाश होता है। तो प्रातः काल का जो आकाश होता है वो कैसा होता है? तो प्रातः काल का जो नभ होता है, आकाश होता है, वो बिल्कुल नीले राख के समान होता है, स्वच्छ होता है। उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। प्रातः काल के उस बेला में आकाश नीले राख सा उजाला। देखिए ये तो बता दिए, ये सब आपको लिखने का कोई जरूरत नहीं, जो आपको बताते हैं उतना आप लिखिए। प्रातः काल का नभ कैसा है? प्रातः काल का सुबह कैसा है? यही ना। तो प्रातः काल का जो नभ है, प्रातः काल का जो आकाश है वो बिल्कुल कैसा है? तो नीले राख के समान है। अब राख तो आप लोग जानते होंगे, जो कुछ जलाते हैं उससे जो उत्पन्न होता है, ऐस उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो राख कहते हैं। राख किस तरह का होता है? तो हल्का सा नीला नीला टाइप का, पूरा उजला भी नहीं रहता और हल्का सा नीला नीला टाइप का उसमें रहता है। जैसे सुबह सुबह आप लोग आकाश को देखते हैं, सेम उसी तरह का वो राख भी रहता है। सुबह सुबह आप उठिएगा और आकाश को देखिएगा तो हल्का सा नीला टाइप का रहता है और हल्का सा उजला टाइप का रहता है। तो राख भी कैसा रहता है? तो सेम उसी टाइप का राख भी रहता है। उसमें नीलिमा के बीच आने वाला उजाला जो रहता है वो हल्के रूप से झांकता नजर आता है। प्रातः काल की उस बेला में आकाश नीले राख सा उजाला। देखिए प्रातः काल का नभ कैसा है? तो आप लोग ये सब नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिखना है कि प्रातः काल का जो नभ है, प्रातः काल का जो आकाश है वो किस तरह का है? तो राख की समान है। जिस तरह से राख में हल्का सा नीलापन रहता है, हल्का सा उजलापन रहता है, सेम उसी तरह से आकाश में भी हल्का सा नीलापन और हल्का सा उजलापन दिखाई दे रहा है प्रातः काल में, सुबह में। समझ गए? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया? अगर बताएंगे कि 5 भागों में 2, 3, 4 तब भूल जाएगा। अपना हाथ निकालिए, बायां दायां कोई भी हाथ निकाले, ऐसा नहीं कि बायां निकालना दाहिना निकाले, बायां दायां कोई भी हाथ निकाले, हाथ निकालिए, उंगली गिनिए कितना है? एक हाथ में उंगली है 5। यानी कि उसने कहा था जो कहानी है कितने भागों में बटी हुई है? तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। अब क्या कीजिए? पहला जो अंगूठा है उसको बंद करिए, बंद कर लिए। लास्ट वाला उंगली जो है, छोटा वाला उंगली, उसको बंद कीजिए, बंद कर लिए। बचा कितना? दूसरा उंगली, तीसरा उंगली और चौथा उंगली बचा ना। देखिए तो दूसरा उंगली बचा है, तीसरा उंगली बचा है और चौथा उंगली बचा है। यानी कि उसने कहा था कहानी के दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का वर्णन किया गया हो। तो आप लोग समझ गए उसने कहा था कहानी में कितने भागों में बटी हुई है? तो उसने कहा था कहानी, आपके हाथ में उंगली कितना है? तो 5 उंगलियां, यानी 5 भागों में बटी हुई है। उसने कहा था कहानी में कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया? तो जो अंगूठा वाला उंगली है उसको बंद कर लिए, लास्ट वाला उंगली, छोटा वाला उंगली उसको भी बंद कर लिए। उंगली बचा कितना है? दूसरा उंगली, तीसरा उंगली और चौथा उंगली। यानी कि उसने कहा था कहानी के दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का वर्णन किया गया। अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए। जितना 8 को क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि 5-7 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग अच्छे से सबको कंप्लीट कर लीजिएगा। और इससे पहले वीडियो में आप लोग को ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा, सब्जेक्टिव में भी आपको लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन और पत्र लेखन, सब आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। समझ गए? अभी तक आप लोग उस सब वीडियो को नहीं देखें तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं, या फिर आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। समझ गए? और आप लोग इस सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सबका पीडीएफ भी ले सकते हैं। पीडीएफ लेना किस तरह से, तो वो देखिए। अगर आप इस पीडीएफ को लेते हैं, इस पर जितना क्वेश्चन दिया, अगर इसमें से सभी क्वेश्चन का अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा उसका 90% क्वेश्चन जो आप लोगों से बन जाएगा और इसी में पीडीएफ में से आपको देखने को मिलेगा। इसका प्रूफ भी आपको दे देते हैं। ये कल था ज्योग्राफी का एग्जाम। ज्योग्राफी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबको पता रहता है। ज्योग्राफी के एग्जाम में 70 क्वेश्चन पूछा जाता है, बनाना रहता है 35। हम आपको दिए थे ज्योग्राफी, जो बच्चे ज्योग्राफी का पीडीएफ लेते, बहुत सारे बच्चे लिए, ऐसा नहीं कि अभी तक नहीं लिए, बहुत सारे बच्चे जो है हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ ले चुके हैं। तो आप लोग भी ले सकते हैं। तो ज्योग्राफी में क्वेश्चन हम दिए थे 500 क्वेश्चन, जो कि 500 क्वेश्चन में था नहीं, 470 के करीबी क्वेश्चन था, 470 क्वेश्चन था। और आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कितना गया था? 70 क्वेश्चन पूछा गया था, 35 बनाना था। और ये 470 क्वेश्चन था, इसके अंदर से 54 को क्वेश्चन था, 54 क्वेश्चन जो था वो आ गया था इसी पीडीएफ में। समझ गए? और आपको बनाना कितना था? तो सिर्फ 35 क्वेश्चन बना था और 54 क्वेश्चन हम जो बताए थे उसमें से ही था। तो सोचिए 35 में 35 जो लिए होंगे पीडीएफ, तो 35 में 35 बना लिए होंगे। तो आप लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बता दें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना बनाना आता है? तो 20 बनाना आता है। और जो 20 रहता है और बनाना 10 ही रहता है। समझे? 20 क्वेश्चन आता है, 10 ही बनाना आता है। 10 में से टोटल 12 से 14 क्वेश्चन
जो था वो इसी पीडीएफ से देखने को मिला। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बस 75 क्वेश्चन, 75 था भी नहीं, 70 ही क्वेश्चन था। उस 17 क्वेश्चन में से 12-14 क्वेश्चन जो था आ गया था। तो आप लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। साइंस या कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो आप लोग 2 ही सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं, आपका हिंदी और इंग्लिश का ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग आर्ट्स वाले बच्चे होंगे तो आपका जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम खत्म हो गया उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट बचा हो सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। चाहे आपका 2 सब्जेक्ट बचा हो, 3 सब्जेक्ट बचा हो, 4 सब्जेक्ट बचा हो, जो भी बचा हो उस सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। समझ गए? लेना किस तरह से वो देखिए, पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली 25 रुपीज, ओनली 25 रुपया। 25 रुपया इतना कम इसी लड़के ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेगा। लेना किस तरह से, तो ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कॉमर्स। तो वो क्या करना है, 25 रुपया डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। अगर आप लोग साइंस या कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो आपका जो 2 सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट बता दिया, दोनों सब्जेक्ट। अगर आप लोग ये आर्ट्स वाले बच्चे होंगे तो आप लोग जो भी 3 या 4 सब्जेक्ट का एग्जाम बचा होगा वो 3-4 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। समझ गए? तो इस तरह से आप लोग को पीडीएफ लेना है और आप इस पीडीएफ को लेकर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में हिंदी में भी जो भी प्रश्न आएगा ना उसका 90% प्रश्न जो आप लोग को इसी वीडियो से देखने को मिल जाएगा, इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आने वाली परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूं आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।